हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में आपको जो है बताया जाएगा, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, आर्टिकल 36 to 51। तो ये इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, फंडामेंटल राइट आपका और डीपीएसपी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक भी आर्टिकल आपको छोड़ना नहीं है। ये और मैंने जो फंडामेंटल राइट में कल भी पढ़ाया था, तो वो सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही डीपीएसपी में आपको जो पढ़ा रहा हूं, ये सारे आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको जो है आपको ध्यान रखना है और हर एक आर्टिकल को आपको बिल्कुल रट लेना है। कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा जो मैं यूज करता था, तो वो आपको भी बताऊंगा और आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डीपीएसपी है, ये राज्य के निर्देशक तत्व, ये लिया कहां गया से है? ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। ये आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 45 में डीपीएसपी वर्णित है और ये वहीं से लिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि आयरलैंड जो है कहां से, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहां से लिया गया है, तो आपको आयरलैंड पे टिक मारना है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। 36 से लेके 51 तक आपका डीपीएसपी आता है और उधर 12 से लेके 35 तक आपका फंडामेंटल राइट आता है। फंडामेंटल राइट की ही तरह लगेगा, इसमें बहुत सारी चीजें, बट उसमें डिफरेंस बताऊंगा। तो आइए देखते हैं, अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। अनुच्छेद 36 में जो है आपका राज्य है, जैसे आपने ये राज्य जो है ये कल्याणकारी राज्य के रूप में यहाँ पे निर्देशित किया गया है और सेम डिफिनेशन है जो कि आपका फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद नंबर 12 में था। मतलब सारी नगर पालिकाएं, सारे ग्राम पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, सारे इस राज्य को परिभाषित करते हैं और इसके अंदर आते हैं। तो ये सेम परिभाषा है जो मैंने फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 12 में बताया था। अब अनुच्छेद 37 की बात करते हैं, यहां से स्टार्ट होता है। तो बहुत ही मेन टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इसका जो भाग है, जितने भी भाग बताए जाएंगे अनुच्छेद 38 से लेके और 51 तक, कोई भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मीन्स कि किसी भी चीज को लागू करने के लिए आप न्यायालय में केस नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार के लिए सिर्फ ये नैतिक कार्य है, उसके लिए नैतिक ये जिम्मेदारी है उसकी। ऐसा नहीं है कि ये उसके लिए अनिवार्य जिम्मेदारी है फंडामेंटल राइट की तरह। तो एक डिफरेंस तो आपको यहां से पता चलेगा। फंडामेंटल राइट जो है ये अनिवार्यता है, सरकार को देना ही देना है, बट डीपीएसपी जो है ये अनिवार्यता नहीं है सरकार की, ना ही आप इसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं कोर्ट में। तो एक डिफरेंस यहां से पता चला। फंडामेंटल राइट जो है वो परिवर्तनीय है, मीन्स कि उसके खिलाफ जो है केस आप दायर कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। बट डीपीएसपी का कोई भी अनुच्छेद अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है तो ये अपरिवर्तनीय है। सबसे मेन जो एग्जांपल है वो आपको यही ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट जो है परिवर्तनीय है और ये अपरिवर्तनीय है। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में याचिका दायर नहीं हो सकती है कि सरकार को बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता है कि आपको ये करना ही है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो चाहे तो कर सकती है अपने जनता के भलाई के लिए, ठीक है। तो यही अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, ये अपरिवर्तनीय है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, सीधे स्टेटमेंट पूछा जाता है। एक केटी शाह का, जहां पे चेक की बात आएगी वहां केटी शाह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केटी शाह ने डीपीएसपी को बताया है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। अब इनके कहने का मतलब है ये राज्य की सुविधा पे छोड़ दिया गया है कि राज्य चाहे तो करे और ना चाहे तो ना करे। तो इन्होंने इसको एक चेक की तरह बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पे छोड़ दिया गया है, बैंक करे या ना करे,
ठीक है, तो एक स्टेटमेंट ये है, इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ग्रेनविल ऑस्टिन का है, इन्होंने बताया कि भाग तीन मतलब फंडामेंटल राइट और भाग 4 मतलब डीपीएसपी, ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, ये संविधान की आत्मा है, तो ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट इसलिए मैंने इसमें डाल दिए। अनुच्छेद 38 की बात करें, इसमें क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 38 जो है ये राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, राज्य जो है ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो भी काम करेगा वो अनुच्छेद 38 में आएगा। जैसे कि पहला आपका है 38, जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको याद करना है। 38 का एक पहला जो है सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय, सभी जो लोग है, जो पब्लिक है, उसको सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय में समता होनी चाहिए। मतलब सबको, जितने भी लोग हैं सबको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, यह सरकार का ये प्रथम कर्तव्य है। 38 का दूसरा जो है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक ही डीपीएसपी में है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है, बाकी इसमें 42वें के साथ आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, बट 44वें के साथ जोड़ा गया ये एक ही है। ठीक है, तो जब 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 38 का दूसरा नंबर जोड़ा गया तो ये पहला नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता सरकार को कम करनी चाहिए। ठीक है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता घटानी चाहिए सरकार को, सब जनता के बीच में आय में समानता हो, प्रतिष्ठा में समानता हो, सुविधाओं में समानता हो और अवसरों में समानता हो। सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि असमानता इनमें कम हो। ठीक है, अब अनुच्छेद 39 की बात करें तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछता है, जो लाइन पूछता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली लाइन ही आपके क्वेश्चन में आती, आपके एग्जाम में आती है, एक डायरेक्टली ये किस अनुच्छेद में है या किसका पार्ट है, तो ये राजनीति निर्देशों तत्व अनुच्छेद 39 का ए है, ऐसे ही आपको याद करनी है, या का से याद, मतलब 39 का ए आप याद कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल ए, पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका, पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर मिलने चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य हो कि सबको जीविका के समान अवसर मिले। दूसरा, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए सब में, कोई संसाधन अगर है तो सारे नागरिकों में समान रूप से वितरित होना चाहिए। तीसरा है आपका आर्थिक व्यवस्था को कैसे स्थिर रखेंगे, जब धन एवं उत्पादनों के संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। इससे उत्पाद क्या हो गया, आपने देखा होगा कि प्याज 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो, 150 रुपए किलो बिक रही थी, क्यों, क्योंकि लोगों ने क्या किया कि उसको जमा कर लिया। तो जो ये स्टोर करते हैं, या किसी भी चीज की महंगाई अचानक से तब बढ़ती है जब वो चीजें किसी के द्वारा बल्क में खरीद के और स्टोर कर ली जाती हैं और मार्केट में उतारा नहीं जाता है कुछ दिनों तक, तो उसकी महंगाई बढ़ जाती है। तो वो चीजें यहाँ पे बताई गई, सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, जो अहितकारी हो जनता के लिए। अब डी, ये इंपॉर्टेंट है, ए इंपॉर्टेंट है, बी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये डायरेक्टली बहुत सारे एग्जाम में आया है। ठीक है, तो ये आपको पूछना है, ये याद करना है, पुरुषों एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य सरकार का जो है काम है, उसको करना चाहिए। और पांचवा है, पुरुष व महिला की शक्ति तथा बालक की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, किसी पुरुष किसी महिला की शक्ति का दुरुपयोग ना हो, जैसे वो काम करने गया उससे आप बहुत एक्स्ट्रा काम करा रहे, किसी बालक की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, कोई बालक है तो आप उससे एक्स्ट्रा काम करा रहे, या नाबालिग है फिर भी उससे काम करा रहे। ठीक है, तो इसमें कहा गया है। एफ जो है ये 42वें संविधान 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि बालकों को स्वस्थ व गरिमामय वातावरण व सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सरकार का जो है कर्तव्य होना चाहिए कि बालकों को स्वस्थ और गरिमामय वातावरण दे और उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सरकार को नोट करना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। अब इसमें है 39A,
अनुच्छेद 39 ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये भी जोड़ा गया है। ठीक है, 39 का कह सकते हैं, 39 का या 39A। इसमें क्या है, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। सरकार का कर्तव्य है कि जो भी जनता है, जो भी लोक कल्याण में हो सकता है, उसको समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देनी चाहिए। इसको चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए समान होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप सेंट्रल लेवल पे नालसा देख सकते हैं, स्टेट लेवल से सालसा देख सकते हैं, ऐसे से मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालसा, इस तरह से बहुत सारे आप देखेंगे। तो अभी क्षेत्र पंचायत में ही, क्षेत्र में ही कई सारी कोर्ट ऐसी है जो चलने लगी है सरकार की तरफ से, जिसमें निःशुल्क आप अपना केस कर सकते हैं। बहुत सारे पोर्टल आ गए हैं जिसपे आप जो है FIR दर्ज कर सकते हैं फ्री में, समान न्याय के लिए जो है RTI दाखिल कर सकते हैं आप। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी और समान न्याय भी मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 40 पे। अनुच्छेद 40 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये गांधी जी का विजन था। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतें जो है इनका संगठन करना चाहिए। इनको ग्राम पंचायतों की वृद्धि के लिए, ग्राम पंचायतों की सुविधाओं के लिए, जिससे जनता तक वो सुविधाएं पहुंचे, तो इसलिए ग्राम पंचायतों का संगठन जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 40 जहां पे 40 लोग बैठे वहां पे ग्राम पंचायत का संगठन होगा। ठीक है, जहां पे संगठन है वहां पे 40 लोग बैठेंगे। अब बात करते हैं 41। ठीक है, अनुच्छेद 41। अब जहां पे लोग बैठेंगे तो उनको, अब लोग किस लिए आएंगे, जब उनको काम चाहिए होगा, शिक्षा चाहिए होगी, कोई सहायता चाहिए होगी। इस तरह से आप याद करते चले जैसे मैं याद करता था। तो अनुच्छेद 41 में 40 के बाद फिर 41 आ गया। अब 41 में क्या चाहिए, कुछ दशाओं में लोक सहायता, काम या शिक्षा पाने का अधिकार। ठीक है, अब संगठन कब होगा, जब उनको लोक सहायता चाहिए, काम चाहिए और शिक्षा चाहिए उसके लिए। ठीक है, या ग्राम पंचायतों का संगठन किस लिए होगा, जनता को लोक सहायता, काम, शिक्षा दिलाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अनुच्छेद 41 आ गया। अब 42 में क्या हुआ कि जब उनको लोक सहायता, काम और शिक्षा पा गए, अब काम जब करने जा रहे हैं तो काम जो है वो न्याय संगत होना चाहिए, मानवोचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, उस काम में जहां भी काम करने जा रहे वो काम न्याय संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आदमी है वो उसकी कैपेसिटी इतनी है और आप उससे मशीनों वाला काम करा रहे हैं। वातावरण वहां का अच्छा होना चाहिए, जिस एरिया में काम कर रहा है उसका वातावरण, उसका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, प्रसूत सहायता का प्रावधान होना चाहिए। ठीक, अब जब काम करने गया, काम के लिए वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए अनुच्छेद 42 में। ठीक है, अब 42 के बाद 43 आता है, कर्म कार्यों के लिए निर्वाह मजदूरी। अब वर्क प्लेस अच्छा हुआ तो काम करेगा, तो उसके बाद उसको मजदूरी भी चाहिए होगी, काम करेगा तो। ठीक है, तो अब कर्म कार्यों के लिए निर्वाह मजदूरी भी चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 43 में आ गया आपका कर्म कार्यों के लिए निर्वाह मजदूरी। अब अनुच्छेद 43A आ गया। ठीक, अनुच्छेद 43A में क्या है कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। ये 43 से 42वें संविधान संशोधन 1974 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, उद्योगों में काम तो कर रहे हैं सब, लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहा। ठीक है, जैसे मनमानी जिसको जो काम करा रहा है, कितना भी काम करा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम काम करा रहा है, बट उस हिसाब से पेमेंट नहीं दे रहा सब कुछ। तो इसके लिए क्या हुआ कि उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों का जो मैनेजमेंट है उसमें कर्मकारों की भागीदारी होने लगी। ठीक है, कि हम अपने जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी बातों को वहां पे रख सकें कि उनको दिक्कत क्या है, उनको चाहिए क्या, और उनके लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट, उनके लिए एक सुटेबल वर्क प्लेस बना सकें जिससे वो अच्छे से काम करें और अच्छे से उनको सैलरी मिले और कोई उनका शोषण ना कर सके। आप यूनियन देखे होंगे, कई कंपनीज में अब यूनियन होती है, उसका रीजन यही है, उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। ठीक है, तो इसकी वजह से यूनियन के व्यक्ति अब मैनेजमेंट में जाते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, तो ये चीजें वहां पे आ गई। अब उनका भाग जो है होने लगा इसमें प्रबंधन में। अब आ गया 43 से। अब 43B ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं। 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। अब
सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया गया कि इनकी वृद्धि हो, इनको जो सुविधाएं मिल सकती हैं और लोगों को वो मिल जाएं सहकारी समितियों के थ्रू। ठीक है, तो 43B में फिर इसको दिया गया। अब 44 को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 4 और 4 समान है तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, 44 में 4 और 4 समान है तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता में क्या है कि विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, मतलब और सारी चीजें हो गई जो कि समान होनी चाहिए सारे नागरिकों के लिए, बट ऐसा होता नहीं है। हर स्टेट का अलग अलग कल्चर है, हर स्टेट में अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो वो अपने हिसाब से ही हर चीजें करते हैं। सिर्फ गोवा ऐसा एकमात्र राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता जो है वो लागू होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये और पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। आपको ये भी ध्यान रखना है सहकारी समिति का जो प्रोत्साहन है ये अनुच्छेद 43 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और अब बात करें 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो समान नागरिक संहिता सिर्फ अभी तक इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अभी तक सिर्फ गोवा में है और कहीं भी किसी भी प्रदेश में लागू नहीं है, सिर्फ गोवा में लागू है। ठीक है, और इसमें एक केस भी चला था मुदगल बनाम सरला मुदगल बनाम भारत संघ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मतलब सरला मुदगल ने ये याचिका डाली थी कि इसको पूरे भारत में लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से निवेदन किया था, मतलब सरकार को एक दिया था रिक्वेस्ट के तौर पे कि आप चाहें तो पूरे अपने अपने राज्य में लागू कर सकते हैं, बट अभी कहीं लागू नहीं हुआ, सिर्फ गोवा में लागू है। ठीक है, अब अनुच्छेद 45 आ गया तो 4 5 45 हो गया, 4 5 के बाद 6 आता है। ठीक है, तो 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बाल्यावस्था की देखरेख, तो 4 5 उसके बाद 6 आ गया। इससे आपको याद रखना है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बाल्यावस्था की देखरेख, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 45 पहले से था, बट क्या है कि 86वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया है आपका फंडामेंटल राइट में। इस जो अनुच्छेद 45 को इन्होंने 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, कल मैंने पढ़ा था आपको, 21 का में जोड़ दिया है कि वहां पे 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री में अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो ये 86वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21 का में जोड़ दी गई है ये बात। बाकी अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष, तो 4 5 और 6 आ जाता है। तो इस तरह से आपको 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की बाल्यावस्था की देखरेख, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 46 आता है, 46 मतलब छूट, 46 से छूट याद रखनी है, जिनको छूट मिलती हो। किसको छूट मिलती है? अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है। ठीक है, अब इसमें संरक्षण किस चीज का सरकार को होना चाहिए? एक तो शिक्षा के प्रति और दूसरा अर्थ के प्रति, कि इनका रोजगार मिले, शिक्षा मिले, इसलिए इनका संरक्षण इस प्रकार से राज्य सरकार को करना चाहिए। अब अनुच्छेद 47 आ जाता है आपको। 47 में पोषाहार स्तर या जीवन स्तर को बढ़ावा देना तथा लोक स्वास्थ्य सुधार का बात की गई है, राज्य सरकार को यह करना चाहिए। अब पोषाहार मतलब खाने पीने की चीज, तो 47 से मुझे, हम लोग बचपन में सत्तू खाते थे, सत्तू, तो सत्तू याद आता था। ठीक है, तो 47 से सत्तू, तो सत्तू खाने वाली चीजें, मतलब पोषाहार स्तर की बात 47 में की गई है। पोषाहार स्तर की, जीवन स्तर की को बढ़ावा देने की बात 47 में की गई है। ठीक है, और लोक स्वास्थ्य सुधार की भी बात की गई है। दूसरी बात आपने देखा होगा बिहार में शराब बैन है। ठीक है, तो वो इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बैन किया। राज्य सरकार चाहे तो बैन कर सकती है। मद्य निषेध जो आपका है वो अनुच्छेद 47 की वजह से ही बैन है। अब सत्तू खा के ही जीवन बिताना पड़ेगा, मद्य निषेध है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। ठीक है, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है इधर। ठीक है, अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन, तो अगर कृषि 4 पे है तो पशुपालन 8 पे होगा। ठीक है,
मतलब एक तरीका बता रहा हूं आपको कि 4 दूनी 8, कृषि का 2 गुना पशुपालन। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कि ये अपने आप में एक दूसरे के 2 गुना है। तो 4 दूनी 8, 48। ठीक है, में कृषि और पशुपालन का संगठन। अब इसमें क्या है, जैसे आपका जो योगी सरकार ने रोक दिया था कि गाय कटनी नहीं चाहिए, जो लोग लेके जाते थे बेच देते थे कटने के लिए, वो इस अनुच्छेद 48 के तहत 48 जो है ये उनको एक पावर देता है जिसके तहत गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू पशुओं का वध रोका जा सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसी के तहत जो है वो रोक सकते हैं। तो यही है अनुच्छेद 48। ठीक है, या आप कृषि एवं पशुपालन याद कर सकते हैं 4 और 8 से। ठीक है, या आप याद कर सकते हैं कि 4 हो गई बछड़ा आपका, 8 हो गया गाय जो है, तो गाय बछड़े की बात की गई है, मतलब कृषि और पशुपालन की बात की गई है। अपने हिसाब से भी ट्रिक आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर अनुच्छेद 48A आया, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो जब कृषि और पशुपालन की सुरक्षा की बात होगी तो बचा क्या, पर्यावरण बचा उसी 48 के अंदर में। तो 48 में बस पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, तो यहाँ 48 में 4 और 8 मतलब इसका 2 गुना पशुपालन हो गया और पर्यावरण का 2 गुना वन्य जीव हो गए। तो इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन की बात की गई है, और 48A की जब बात आती है तो पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा की बात की गई है। ठीक है, इस हिसाब से आपको याद रखना है। तो 48 में यही हो गया। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, जो अनुच्छेद 49 की आप पीछे से भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अनुच्छेद 49 में क्या बात की गई है। अब यहाँ पे कृषि पशुपालन हो गया, पर्यावरण हो गया, वन्य जीव हो गया, तो अब बचा क्या, अब सिर्फ जो कृत्रिम चीजें हैं वही तो बच रही हैं। तो मतलब कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, आगरा किला हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है, कुछ स्थान हो गए, वस्तु हो गए, जिनका जो है संरक्षण करना है, जो राष्ट्रीय महत्व के उसमें है। ठीक है, पुरातत्व विभाग वाले लेके आते हैं, वो इसके तहत जो है संरक्षण करना है। राज्य का ये कर्तव्य है। ठीक है, कि इन स्मारकों का, जो पुराने स्मारक हैं, स्थानों का और वस्तुओं का संरक्षण करना है। ठीक है, अनुच्छेद 50 की अब बात करते हैं। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। पहले क्या था ना, जब अंग्रेजों का टाइम था तो एक मजिस्ट्रेट जो होता था वही कार्यपालिका भी देखता था और वही न्यायपालिका भी देखता था। बाद में फिर कॉर्नवालिस का सिद्धांत जो आया कि उसमें न्यायपालिका अलग होगा, उसके मजिस्ट्रेट अलग होंगे, न्यायाधीश अलग होंगे। फिर उसी सिद्धांत पे इसने ये भी काम हुआ कॉर्नवालिस वाले पे अनुच्छेद 50 में। तो यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया, क्या पृथक्करण हो गया। अब न्यायपालिका में अलग होगा, सीजीएम होंगे, ठीक है, और अलग से जज होंगे। उसके कार्यपालिका में मजिस्ट्रेट होगा, आपका डीएम हो गया और ये हो गया। ठीक है, न्यायपालिका में आपका जज हो गए। और तो ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो गया। अनुच्छेद 51 की बात, यहां तक देश की बात हुई। अब अंतरराष्ट्रीय बात होगी, तो सबसे लास्ट है आपका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की गई है अनुच्छेद 51 में। राज्य को यह भी ध्यान देना चाहिए, राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, राज्य की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए लेके आया हूं मैं। पहला, गांधी जी के दर्शन पर आधारित कौन कौन से इसमें अनुच्छेद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो 40 ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है। एक 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। एक 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। एक 46वें नंबर का अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण, किसके लिए, शिक्षा के लिए और अर्थ के लिए। ठीक है। दूसरा 47वां पोषाहार या जीवन स्तर को बढ़ावा देना तथा लोक स्वास्थ्य सुधार, मद्य निषेध होना चाहिए।
48वें नंबर पे कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो ये जो है आपके गांधी जी के विचारों पे डिपेंडेंट है। दूसरा, आप डीपीएसपी और एफआर में संबंध क्या है? फंडामेंटल राइट भी इन्हीं चीजों के बारे में बताता है जो जनता की अच्छाई के लिए है, जनता की केयर करता है, और डीपीएसपी भी यही बता रहा है। बट आपको जैसे मैंने पहले बताया ना कि जो डीपीएसपी है ये बाध्य नहीं है, राज्य के ऊपर बाध्यता नहीं है कि वो इसको लागू ही करे या इसको करे ही। जैसे कि बिहार सरकार ने मद्य निषेध कर दिया है, बट बाकी और गवर्नमेंट देखोगे आप, यूपी में नहीं बैन है, दिल्ली में नहीं बैन है, बहुत जगह पे नहीं बैन है। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ पे गाय बछड़ों इनका वध जो हो रहा था वो रोक दिया यूपी गवर्नमेंट ने। तो बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे नहीं रोका गया है। तो ये राज्य के ऊपर डिपेंडेंट है। बट फंडामेंटल राइट जो है, आपका मौलिक अधिकार जो है ना, उसको सरकार को किसी भी हालत में फॉलो करना है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर कर सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत, जो कल मैंने बताया था आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें जो है डीपीएसपी जो है आपका ये अपरिवर्तनीय है, इस पे केस नहीं दायर हो सकता, ये राज्य सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते आप इसको करने के लिए। बट फंडामेंटल राइट जो है ये परिवर्तनीय है, इस पे केस भी दायर हो सकता है अगर कोई इसको कट करता है तो, और सरकार को देना ही देना है इसको। ठीक है, दूसरा, अब इस पे बहुत सारी बातें चली, बहुत सारे व्यूज थे एक दूसरे के, केशवानंद भारती केस हो गया और भी सारे केस हो गए कि डीपीएसपी बड़ा है, कभी कोई बताता था किसी इसलिए केस दायर होता है डीपीएसपी एफआर से बड़ा है, कभी छोटा है, कभी इक्वल है। तो जो लास्ट डिसीजन आया निकल के मिनर्वा मिल्स केस में, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ, ठीक है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ का जो केस था, ठीक है, आई थिंक 1980 में था ये, एक बार कंफर्म कर लेंगे। इनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया कि डीपीएसपी और एफआर जो है ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक इन द सेंस क्या है कि डीपीएसपी जो है ना ये आपका एक लक्ष्य है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है ना ये लक्ष्य है एक, और फंडामेंटल राइट जो है ना एक साधन है, मौलिक अधिकार जो है आपका एक साधन है जिसके द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अंतर है, दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। मौलिक अधिकार एक साधन है जिसके द्वारा इस लक्ष्य को, मतलब डीपीएसपी को प्राप्त किया जा सकता है। तो यही सबसे बड़ा संबंध है, और ये रही आपकी बात डीपीएसपी की। अब कल की क्लास में फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, और बहुत कुछ ऐसे नोट्स लिखवाऊंगा, वन लाइनर रहेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको अलग से उसके लिए पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, बट एक फंडामेंटल ड्यूटीज बताने के बाद इधर आपको सिर्फ एक नोट्स लिखाऊंगा वन लाइनर जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। तो कल की क्लास भी कीजिएगा, और जो लोग देख रहे हैं उनसे बस यही सपोर्ट चाहिए कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, वो लोग अपना एग्जाम अच्छे से दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। बस इतना सपोर्ट चाहिए आपका। थैंक यू।